मिला टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद, मेरे साथ स्क्रीन पर दिख रहे एडवोकेट शुजातुल्लाह शेख हैं, जो प्रतापगढ़ से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला पंचायत में कैंडिडेट थे। जिस क्षेत्र से ये कैंडिडेट थे वहाँ पर रमज़ान के महीने में चूँकि वहाँ पर इलेक्शन था, तो वहाँ पर एक बवाल हुआ था, पुलिस में और लोगों में झड़प हुई थी। जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन पुलिस और लोगों में झड़प हो गई। उसके बाद दूसरे दिन पुलिस ने गांव में जो तांडव मचाया वो बयां करने के लायक नहीं है, क्योंकि रमज़ान का महीना था और पुलिस जब वहां गांव पर पहुंची, कम से कम 300-400 पुलिस वाले थे और उसके बाद हर घर में तोड़फोड़ की गई। घर के जो मर्द हजरात थे वो तो घर छोड़कर भाग गए। औरतों का भी बुरा हाल था, दूसरों के घरों पर जाकर वो रुकी थी। रात का समय था, रमज़ान का महीना था, इफ्तारी का भी टाइम था और सहरी भी उनकी मुश्किल हो गई थी। तो ऐसे समय में जब पुलिस ने तांडव मचाया, घर में घुसकर घर की सारी चीज़ें तोड़ दी, चाहे वो फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, यहाँ तक कि टॉयलेट की सीट को भी नहीं छोड़ा, उसमें भी तोड़फोड़ मचाई थी। तो यहाँ से कैंडिडेट थे शुजातुल्लाह शेख, हम उन्हें से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मामला हुआ था, क्यों पुलिस ने इतना बड़ा तांडव मचाया था। जी शुजातुल्लाह शेख। जी इसरार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मिल्लत टाइम्स का, जो इस मसले पर मुझसे बात करने के लिए और ये मसले को अवाम के बीच में बताने के लिए मुझे समय दिया और मेरी बात को लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करी। वो दरअसल था क्या, इसमें एक चीज का करेक्शन मैं करना चाहूंगा कि कैंडिडेट मैं नहीं था, कैंडिडेट मेरी एक रिश्तेदार थी, तजरुन निशा। जी जी। वो कैंडिडेट थी। हमारे यहाँ बाबा बिलखर नाथ महिला सीट उनकी थी। हाँ सीट थी, वो आरक्षित हो चुकी थी, महिला सीट थी। जी जी। और मैं क्योंकि पॉलिटिक्स में हूँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में से जुड़ा हुआ हूँ, और इससे पहले जब मैं गांव में आया और रहना शुरू किया तो गांव वालों की डिमांड थी कि आप जो है यहाँ हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से अपनी शुरुआत करिए और आप जो चुनाव लड़िए। तो मैं पिछली बार बीडीसी मेंबर के इलेक्शन को कंटेस्ट किया था और उस इलेक्शन को मैं जीतने के बाद लगातार ब्लॉक में जो लोगों की डिमांड या मांग हुआ करती थी, जरूरतें जो हुआ करती थी, उसको करवाया करता था। 5 साल में बीडीसी मेंबर रहा। इस बार मेरी पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया और मेरी पार्टी ने मुझे कहा कि आप जो है कैंडिडेट के लिए अपना नाम दीजिए। लेकिन हमारे यहाँ सीट आरक्षित हो गई तो मैं अपने एक रिश्तेदार, तजरुम निशा नाम है उनका, उन्हें मैं कैंडिडेट बनाया और उनका वो कैंडिडेट थी, मैं इलेक्शन एजेंट था उनका। अब इलेक्शन एजेंट होने के नाते मुझे हर बूथ पर विजिट करना था। बूथ की जो समस्याएं होती हैं इलेक्शन के दिन, कि वोटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, वोटिंग स्लो तो नहीं हो रही है, या वहां पर जो जरूरत की चीजें हैं वो हैं कि नहीं प्रॉपरली। कोविड का टाइम था, वो भी चीजें देखना था। अपने इलेक्शन एजेंट्स, पोलिंग एजेंट से मुझे मिलना था। मैं सुबह 7 बजे निकलता हूँ, अपने सबसे पहले अपने बूथ पर जाता हूँ। बूथ पे पहुंचने के बाद मैं अपना वोट कास्ट करता हूं और फिर उसके बाद वहां की जो जरूरतें होती है उसको देखने के बाद मैं अपना दूसरे बूथ पर विजिट के लिए निकल जाता हूं। क्योंकि जिला पंचायत का इलेक्शन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उसमें लगभग 28-30 गांव जुड़ के एक जिला पंचायत मेंबर बनता है। 28-30 बूथ होते हैं, सारे बूथ पर मुझे विजिट करना था। मैं सारे बूथ पर लगभग विजिट करता हूँ। शाम 5:30 बजे के करीब ये होता है कि रमजान का महीना है और मुझे अपने घर पे अफ्तार करना है। अब लगभग पोलिंग खत्म हो चुकी है हर जगह और मैं अपने घर की तरफ निकल गया। उसी बीच मुझे पता लगा कि चक मझानीपुर में अभी पोलिंग चल रही है और पोलिंग बहुत स्लो हो रही है। चक मझानीपुर का बूथ था वो जहां पर ये विवाद हुआ था। चक मझानीपुर बूथ पर मैं पहुंच रहा हूँ भाई, देखता हूँ कि वहां पर बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। सुबह से पोलिंग चल रही थी, लेकिन जब 5:30 बजे के करीब मैं उस बूथ पर पहुंच रहा हूँ तो देख रहा हूँ लगभग सैकड़ों से ज्यादा लोग लाइन में लगे हैं, कोई नकाब में, रमजान के महीने में। लोग परेशान हैं वोट देने के लिए। और एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बताता चलूं असरार भाई, कि वो बूथ पहले भी अति संवेदनशील बूथ में वो था, पहले भी वहां पे विवाद हो चुके हैं और इसलिए उसको अति संवेदनशील बूथ में रखा गया है। वहां पर प्रधान पद के प्रत्याशी थे, बीडीसी पद के प्रत्याशी थे और जिला पंचायत पद का प्रत्याशी मैं वहां पर पहुंचा था, और दूसरे एक प्रत्याशी थे जो वो भी वहां पर मौजूद थे। अब क्योंकि लोग लाइन में लगे हैं, रमजान का महीना है, तो जाहिर सी बात है गांव में जो भी समर्थक वोटर थे, प्रधान पद के प्रत्याशी, बीडीसी के पद के प्रत्याशी ये चाह रहे थे कि मैं अपने वोटर का पहले वोटिंग करा दूं।
और इसी को लेके आपस में प्रधान पद के प्रत्याशियों से और उनके एजेंटों से आपस में नोकझोंक वाद विवाद भी हो रहा था वहां पे। मेरे पहुंचने के बाद मैं देखता हूं कि वहां पर अति संवेदनशील बूथ होने के बाद भी मात्र 2 होमगार्ड वहां पर नियुक्त किए गए थे सुरक्षा में। ये सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन की थी कि जिस बूथ को पहले भी अति संवेदनशील बूथ में घोषित किया गया था, वहां पर पूरी तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था नहीं, मात्र 2 होमगार्ड के भरोसे उस बूथ को छोड़ दिया गया था। फिर मैं ये सोचता हूँ कि चलिए अंदर चल के देखता हूँ। मैं जब मतदान कक्ष में जाता हूँ, तो वहां पर आप लिटरली ये बात समझिए कि जैसे मछली बाजार होती है, पूरा भीड़ लगी हुई है, कोई लाइन का सिस्टम नहीं है, सब एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं। यहाँ तक कि प्रशासन की ये कमियां थी उस बूथ पर कि जो स्टाम्प होता है जिससे मुहर लगाई जाती है और जो पैड होता है, उस पैड में स्याही तक खत्म हो गई थी। लोगों ने ये कंप्लेन किया, मेरे सामने की बात है ये, मैं इलेक्शन एजेंट की हैसियत से वहां पे मौजूद था। मेरे सामने लोग कह रहे हैं कि हम मुहर मार रहे हैं लेकिन उस पर निशान आ नहीं रहा है। फिर मैंने पीठासीन अधिकारी से बात करी कि भाई आप जो है इसमें स्याही प्रोवाइड करवाइए। उन्होंने कहा कि हम कई बार अधिकारियों को फोन कर चुके हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी हमारा फोन रिसीव नहीं कर रहा है। ये सारी समस्याएं वहां चल रही थी। इसी बीच अचानक एक डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी वहां आते हैं, सीओ होते हैं वो, और उनके साथ लगभग 15 से 20 की तादाद में सीआरपीएफ की फोर्स होती है। लगभग 8-10 उसकी तादाद में जो यूपी पुलिस के सिपाही होते हैं, कांस्टेबल, वो थे। 4-5 होमगार्ड थे। इस तरीके से लगभग 40-45 की संख्या में वहां पे फोर्स आती है और बगैर किसी से कुछ पूछे हुए, बगैर वहां की समस्याओं को सुने हुए एक तरफा लाठीचार्ज कर देते हैं। वो सारे लोग जो लाइन में लगे थे वो किसी तरीके से अपने आप को जान बचाते हुए वहां से भागना शुरू करते हैं। कोई खेत में गिरता है, कोई कुछ। इसी बीच वहां पर जो पूर्व प्रधान थे और मौजूदा प्रधान पद के प्रत्याशी मोहम्मद शमीम साहब, उनको 2 सिपाही हाथ पकड़ते हैं और पुलिस वही डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी उनको कम से कम 10 डंडे मारते हैं। मेरे सामने की बात ये। लेकिन जैसे कि प्रशासन कह रहा था कि पहले कि लोगों ने पुलिस पर हाथ छोड़ा, जिसके बाद नहीं फिर नहीं वहां नहीं, पर फोर्स। ये पूरी तरीके से गलत है भाई। उस टाइम पे मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या। तो वो वहां मारे, उसके बाद उनके एक भाई मध्य प्रदेश में अभी वो न्यायिक अधिकारी हैं, वो एडीजे हैं वहां पे। वो भी अपने गांव में, अपने पैतृक गांव आके वोट अपना कास्ट कर रहे थे क्योंकि उनके भाई भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। उनको भी डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी ने बेइज्जत करने का काम किया। जब ये चीजें हो गई तो लोग वहां से क्योंकि हट गए और डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी सीओ साहब वहां मौजूद होकर उसी बूथ पे खड़े होके खुद ही अपने आप सारा जो बैलेट बॉक्स होता है उसको पैक कराना शुरू कर दिया, यानी सील कराना शुरू कर दिया। सारे वहां से, ना तो वहां पर मौजूद कोई प्रधान पद का प्रत्याशी था, ना बीडीसी पद का प्रत्याशी था, ना उनके कोई एजेंट वहां मौजूद थे। यानी कि सीधे एक तरीके जितने लोग वोट दे रहे थे सबको वहां से भगा दिए। सबको भगा दिया गया। और सीधे वहां पर भाई होता ये है कि जैसे एक तरीके से प्रशासनिक बूथ कैप्चरिंग की जाए, उस तरीके का सिस्टम बना दिया गया था। और वो तुरंत आने के बाद इस तरीके से माहौल को बिगाड़ा। माहौल बिगाड़ने के बाद वहां पर बैलेट बॉक्स को पैक कराया और बैलेट बॉक्स को पैक कराने के बाद वो बाहर निकल आते हैं। ना तो किसी भी एजेंट की सिग्नेचर ली गई बैलेट बॉक्स के सीलिंग पर, और ना ही किसी भी प्रधान या बीडीसी कैंडिडेट का सिग्नेचर लिया। ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे बता रहा हूं। इसका एविडेंस उनके पास है। अभी इसमें विवेचना चल रही है। मुझे उम्मीद है कि अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये बात खुल के आएगी। अब आप देखिए, उस वक्त तक पोलिंग वहां पर जो हुई थी वो लगभग 600 की पोलिंग हुई थी। ये चीज आप इलेक्शन वेबसाइट पे जब जाएंगे और पिछले साल चक मझानीपुर के बूथ का आप वो देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पिछली बार 1100 की पोलिंग उसी गांव में हुई थी। इस बार कोविड का टाइम था, लोग अपने घरों पे मौजूद थे, लोग अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए बेचैन थे। और ऐसे समय पे प्रशासन ने इस तरीके का तांडव वहां बूथ पर मचाया कि पोलिंग जो हुई वो मात्र 600 की पोलिंग हुई। ये भी ऑन रिकॉर्ड चीज है, चेक करा लिया जाए, सारी चीज सामने आ जाएगी। अब होता क्या है एग्जैक्टली, कहां से बोन ऑफ कंटेंशन की, कहां से ये विवाद शुरू हुआ। जब ये लोग बाहर बक्सा लेके निकलते हैं, वो बैलेट बॉक्स लेके निकलते हैं, तो प्रधान पद के प्रत्याशी, बीडीसी पद के प्रत्याशी, वहां पर मैं भी रहता हूं और वहां पे ग्रामीण वासी भी सब रहते हैं। वो पूछते हैं कि जब सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है और ये कहती है कि हर इंसान को अपना मत का प्रयोग करना चाहिए, एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए, तो साहब आप हमें वोट क्यों नहीं देने। वो गाली देते हुए, बदतमीजी करते हुए ये कहते हैं कि आपको अगर कोई बात करनी है तो जाइए डीएम से करिए, एसपी उनसे
एसडीएम से करिए, मेरा काम ये नहीं है। और अब लापरवाही ये होती है कि जब पीठासीन अधिकारी को आप बक्सा पैक करवा दिए, बैलेट बॉक्स पैक हो गया और सारी चीजें हो गई, तो आप उनको सुरक्षित लेकर वहां तक गए होते जहां पे वो बैलेट बॉक्स जमा होता है। ये क्या करते हैं, ये खुद तो गाड़ी पे बैठ जाते हैं और पीठासीन अधिकारी और जो कर्मचारी होते हैं जो चुनाव संपन्न कराए थे, उनको ये कहते हैं कि आप इन बॉक्स को लेकर पैदल चलिए। उस वक्त ग्रामीणवासी गुस्से में थे, वहां पर प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, वहां पर हो हल्ला हो रहा था। ऐसे में वहां जो पीठासीन अधिकारी और चुनाव संपन्न कराने वाले कर्मचारी जो थे, उन्हें ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ग्रामीणवासी उग्र हो जाए और ये हमारे ऊपर हमलावर हो जाए। वो लोग जो है भागने भागने की कोशिश करे कि हमको जो है हम तकलीफ में ना आए, क्योंकि प्रशासन ऑलरेडी गाड़ी पे सवार हो चुका था और ये लोग पैदल थे। इसी बीच जब उनको ऐसा प्रतीत हुआ और वो भागने की कोशिश की तो उनका कि वो बक्से को सर पे रख के नहीं ले जा सकते हैं, उन्होंने बॉक्स को फेंका। बॉक्स को फेंका कि ये अगर ग्रामीणवासी अगर हमारे पीछे दौड़ने लगेंगे तो हमारी जान का खतरा होगा। बॉक्स को फेंके, बगल में रास्ते के जस्ट बगल में वो कुआं है, जिस कुएं में उस टाइम आप लोग देखे होंगे, कुएं के अंदर बॉक्स डाल दिया गया, न्यूज चली थी। वो कुआं जिस रास्ते से ये लोग जा रहे थे उस रास्ते के एकदम बगल में है। ये बॉक्स फेंकते हैं और वो बॉक्स उसमें लुढ़क कर चला जाता है कुएं में। ये इनका फेलियर था और इसकी सजा पूरे गांव वालों को मिलती है। लेकिन प्रशासन ने कहा कि गांव वालों ने डाल दिया। हाँ, प्रशासन ने ये कहा कि उसमें मैं भी एक मुलजिम था। मुझे अभी जो है मेरे हाई कोर्ट से मुझे राहत मिली हुई है, तो मैं आपसे बात कर सक रहा हूँ। अब आप देखिए, मान लीजिए कि अपराध हुआ या क्राइम किया गया। क्राइम अगर हुआ है तो आपको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, सही कल्प्रिट को, सही मुलजिम को आपको गिरफ्तार करना चाहिए। उससे आप जो है अपनी विवेचना में जो सवाल जवाब करना है वो करिए, वो खुलासा करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता ये है इसरार भाई कि वो जो है 19 तारीख की ये घटना है, जिस दिन पोलिंग है, 19 तारीख की घटना होने के बाद बगैर किसी गिरफ्तारी की कोशिश की हुई, बगैर उस आदमी को सही मुलजिम को गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की गई और 20 तारीख को ये पहुंचते हैं गांव में। जैसा कि आपने कहा कि वो तादाद जो है लगभग 100-200 की रही होगी पुलिस वालों की। जब मैं अपने घर गया और मेरी वाइफ या मेरी वालिदा मुझे बताने लगी, तो वो बताती है कि जहां तक हम देख रहे थे हमको सिर्फ पुलिस ही पुलिस दिख रही थी उस दिन। ये जाते हैं, घरों पे पहुंचते हैं और भाई ये सबसे पहले दरवाजा तोड़ने का काम करते हैं। दरवाजा तोड़ते हैं, उसके बाद घर के अंदर ये एंटर करते हैं। घर के अंदर जो भी सामान ये पाते हैं, बच्चों के खेलने के खिलौने से लेकर घर में अलमारी में रखे हुए जिसके कीमती सामान यानी गहने जेवरात तक, ये डकैती डालते हैं। डाका तक डाल के सारा सामान उठा ले जाते हैं। लगभग 8 से 10 तोले के सोना जो है मेरे यहाँ से गया है, मेरी बहन का उसमें सामान था, मेरी वालिदा का सामान था, मेरी वाइफ का सामान था, वो ये उठा ले जाते हैं। पूरे घर को तहस नहस कर देते हैं। वॉशिंग मशीन, फ्रिज और वॉश बेसिन वगैरह, जैसे आपने बताया कि टॉयलेट की शीट्स वगैरह तक ये तोड़ देते हैं, जो इंसान की जरूरत की चीज वो। और इससे ज्यादा इन्होंने जो ह्यूमन राइट वायलेशन किया वो ये किया कि मेरे 1.5 साल के 2 बच्चे हैं, एक मेरी बेटी आयरा और एक मेरा छोटा बेटा असद, 1.5 साल के बच्चे हैं, ये ट्विंस थे। और ये बच्चे उस वक्त एकदम ये सो रहे थे, उन्हें कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। उन 1.5 साल के बच्चों को ये उठा के फेंकने का काम करते हैं। ये हाल है इस प्रशासन का, इस योगी सरकार में। इनकी पुलिस जो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, उससे नहीं पता है कि पुलिस मैनुअल एक्ट में क्या लिखा है या सीआरपीसी ने क्या पावर दी। लेकिन जितने लोगों को, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, तो अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि प्रशासन कई लाख रुपए ले रहा है केस खत्म करने के लिए। वो एग्जैक्टली भाई, उस वक्त इन्होंने किसी को ना गिरफ्तार किया ना कुछ किया। उसके 1 महीने बाद इसमें से तीन नेम्ड मुलजिम थे, एक मैं शुजात और एक इब्रार जो वहां प्रधान पद के प्रत्याशी थे, और इब्रार के एजेंट इसरार। इन 3 लोग नेम्ड मुलजिम थे और 20-25 अज्ञात थे। 1 महीने बाद 19 तारीख को इब्रार को गिरफ्तार किया जाता है। अगले 19 यानी 19 मई की चुनाव था अप्रैल का, और 19 मई को इब्रार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब इब्रार की गिरफ्तारी होती है तो फर्जी 14 लोगों के नाम का खुलासा ये करते हैं। वो 14 लोग, उसमें ऐसे ऐसे लोग शामिल हैं कि जिसका भाई खुद प्रधान पद का उम्मीदवार था कहीं दूसरी जगह से, दूसरे गांव से। यानी जिस गांव की घटना है वो घटना जो है चकमझानीपुर की है।
और गिरफ्तार वो नाम जो बढ़ाए जा रहे हैं वो नाम मीरनपुर के नाम बढ़ाए जा रहे हैं, मेरे गांव राजापुर के नाम बढ़ाए जा रहे हैं। राजापुर के प्रधान के पिता का नाम इसमें जबरदस्ती डाल दिया गया है। चक मझा वो मीरनपुर के जो प्रधान है उनके भाई और उनके भतीजे का नाम इसमें फर्जी तरीके से डाल दिया गया है। मेरे 2-3 रिश्तेदार हैं, उनका नाम इसमें फर्जी तरीके से डाला गया है, जबकि उनका सबका कोई लेना देना नहीं था। जो कुछ भी ये मसला था वो उस गांव के प्रधान और बीडीसी और वहां के ग्रामीण वासियों की बात थी। लेकिन ये फर्जी नाम के खुलासा इब्रार के बयान के आधार पर ये करते हैं, और मैं पूरे दावे के साथ ये कह सकता हूं कि इनमें से ये मैक्सिमम लोगों के नाम निकालने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। सिर्फ ये इंतजार कर रहे हैं कि मुझे वो जो पैसा होता है, धन उगाही जो की जाती है पुलिस द्वारा, उस पैसे के इंतजार में है कि 1,00,000-1.5 लाख रुपए की डिमांड इनकी तरफ से हो रही है और वो नाम निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। मतलब सिर्फ मुझे पूरा पैसा लेने के लिए लोगों का नाम डाला गया। हाँ, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ, क्योंकि उनका उनका कोई लेना देना नहीं है। वो इस मसले में सोचिए, जो आदमी खुद प्रधान पद का चुनाव लड़ रहा है, उसका भाई चुनाव लड़ रहा है, वो आदमी दूसरे गांव में जाके क्यों विवाद करेगा? ऐसे आदमी क्यों जाएंगे? तो दूसरे दूसरे गांव के लोग क्यों आएंगे किसी दूसरे मसले में विवाद करने? तो ये वो लोगों का नाम बढ़ाया ही सिर्फ इस वजह से गया है कि ये लोग परेशान होंगे। और जैसा कि शुजातुल्लाह के यहाँ इतना तोड़फोड़ किया गया, उस गांव के जहां पे घटना हुई वहां के लोगों के यहाँ तोड़फोड़ किया गया, तो लोग डरे हुए और सहमे हुए हैं कि मेरा नाम आ गया, कहीं ऐसा ना हो मेरे घर पे भी तोड़फोड़ हो। तो लोग डर की वजह से इनको पैसा दे देंगे और उस पैसे को फिर ये अब लेकर उनका नाम निकालने का काम करेंगे। लेकिन ये मेरा आरोप है। जिस पार्टी से आप जैसे कि आपने बताया कि आपके रिश्तेदार कैंडिडेट थे, आप एजेंट थे उनके, तो लेकिन वो पार्टी भी आपके घर का हाल जाने नहीं आई, जो लोग घर तोड़फोड़ की गई वहां पर नहीं पहुंची। तो ऐसे में भी सवाल उठ रहा था कि जिस पार्टी के कैंडिडेट का यह हाल हो कि उसकी पार्टी उसे नहीं पूछ रही है, तो और लोग जो कार्यकर्ता हैं जो उनको वोट दे रहे हैं, उनका समर्थन में रैलियां कर रहे हैं, तो अगर उनके यहाँ ऐसा होता है तो उनका साथ फिर कौन देगा? तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए भाई, ये सब पार्टी के मसले हैं और मैं नहीं चाहता कि इस बात को मैं मीडिया पे लाऊं। लेकिन इस बात का अफसोस मुझे जरूर है। आपने सवाल किया, मुझे अफसोस है कि पार्टी को इस चीज पर ख्याल करना चाहिए। पार्टी के बड़े पदाधिकारी जो हैं उन्हें इस चीज पर ख्याल करना चाहिए कि अगर उनका कार्यकर्ता या उनके प्रत्याशी के यहाँ इस तरीके की कोई घटना होती है और अगर प्रशासनिक उत्पीड़न उनका किया जाता है, तो तुरंत उनके लिए वो आवाज उठाएं। उनकी जो लीगल लड़ाई है उसके लिए भी हमारे यहाँ लीगल सेल है, लीगल टीमें हैं, उनको लड़ना चाहिए। अफसोस है कि मेरे मसले पर पार्टी जो है वो स्टैंड नहीं करी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये गलतियां होती हैं, हमसे अगर गलतियां हुई हैं तो इंशाल्लाह इस गलती को हम लोग मिल बैठ के दूर करेंगे। और अगर आगे, क्योंकि इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ भाई कि बहुत सारे मसले हुए, हर मसले पर हम लोग गए हुए हैं, हर मसले को आवाज उठाए हैं और उसको मजबूती से लड़े हैं, उनको न्याय दिलाने का काम किए हैं। लेकिन मेरे मसले आप खुद हाँ ठीक है, आप खुद एक एडवोकेट हैं, तो अब इस मामले पर क्या कार्रवाई हो रही है? क्या आप लोग कुछ कोर्ट गए? क्या मैटर चल रहा है, बताएंगे? हाँ, मैं उसी के जस्ट दूसरे दिन 20 तारीख को ये घटना होती है भाई, और मैं उस वक्त तक मेरा मोबाइल भी चालू था। मैं उसी वक्त जो है वहाँ एसओ जो नीरज वालिया साहब हैं उनसे मेरी तुरंत बात होती है कि आप इस तरीके का तांडव मचा रहे हैं, ये गलत आप कर रहे हैं, इस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए। और वो कहते हैं कि आप हाजिर हो जाइए। मैं अगले ही दिन इसके लिए हाई कोर्ट, वो यहाँ की जो सेशन कोर्ट है वहां पे एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन मूव करता हूँ। मेरी बेल यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है। 4 तारीख को बेल रिजेक्ट होती है, फिर मैं हाई कोर्ट मूव करता हूँ। हाई कोर्ट से मुझे जो है अभी राहत मिली हुई है, अरेस्ट मुझे मिला हुआ है। और मैं, मेरी वालदा और मेरी बहन और मेरी वाइफ, ये तीनों लोग भी हाई कोर्ट गए हुए हैं। इनके साथ जो ज्यादतियां पुलिस ने की है, मेरे बच्चों के साथ जो ज्यादतियां की गई हैं, मेरे घर में जो नुकसान किया गया है, उसके लिए भी हमने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे न्याय, अपनी जुडिशरी पे हमेशा भरोसा था और ये भरोसे पर ही मेरी जुडिशरी जो है, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने ह्यूमन राइट कमीशन को कहा है कि इसकी 10 हफ्ते के अंदर आप जो है जांच करके, विस्तृत जांच करके इसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट करें। हाई कोर्ट इस पे सख्त टिप्पणी भी की है कि कोई भी इंसान अगर इस तरीके की भी, मान लीजिए कोर्ट कही है कि अगर हम मानते हैं कि इस तरीके का वहां पे घटना हुआ है, उसके बाद भी आप किसी के घर इस तरीके से तोड़फोड़ या उसके जो लाइफ पार्टनर हैं या उनके फैमिली जो है उनको आप इस तरीके से हरास नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए कोर्ट ने मानवाधिकार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को कहा है कि 10 हफ्ते के अंदर आप इसमें जांच करके
और रिपोर्ट सबमिट करें, और कोर्ट के सुपरविजन में ये सारी जांचें होंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, हमको टाइम दिए। अब आपने सुना कि और देखा भी शुजातुल्लाह कैसे बोल रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस का तांडव था। इनकी वालिदा और इनकी वाइफ, इनकी बहन के यहाँ तक के गहने जो जेवरात होते हैं वो सब पुलिस चुरा ले गई, और काफ़ी बड़ी तादाद में पुलिस गांव में पहुंची थी। गांव वाले डर कर, जो मर्द थे वहां से भाग गए। औरतें भी दूसरों के यहाँ जाकर रुकी थी, क्योंकि घर में कोई चीज़ ऐसी बची नहीं थी कि जब वहां पर रुका जाए। और उन्होंने बताया कि इनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको भी, वो सो रहे थे तो पुलिस वाले उनको उठाकर जमीन पर फेंक दिए। तो आप सोचिए कि किस तरीके का तांडव रमजान के महीने में मचाया गया, और मुसलमान खास तौर पर वहां पर परेशान हुए। वोट उनको नहीं देने दिया गया। अधिकारी लोग आ गए, पेटी पैक करके ले जाने लगे। और जैसा कि बताया शुजातुल्लाह ने कि वहां पर कुआं था, कुआं में ही जब पुलिस वाले भागे और उनसे उस पेटी को फेंक कर भागे तो कुएं में खुद चला गया। प्रशासन ने कहा कि ग्रामीणों ने जानबूझकर कुएं में पेटी को फेंक दिया, बूथ जिसमें वोटिंग थी, जिसमें वोट था सबका। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये सीधा आरोप मैं लगा रहा हूं कि प्रशासन ने ये सारी कहानी गढ़ी कि लोगों ने ही कुएं में फेंका है। हालांकि प्रशासन जब भाग रहा था, उसके हाथ से जब छूटा, जब उन्होंने फेंक कर भागा तो वो कुएं में चला गया। तो किस तरीके से रमजान के महीने में मुसलमानों को परेशान किया गया, और किस तरीके से अब लोगों के ऊपर चार्जेस लगाए जा रहे हैं, कई लोगों के नाम उसमें दाखिल कर दिए गए। अब प्रशासन सिर्फ और सिर्फ इसलिए नाम दाखिल किया है ताकि लोग आए, 1.5-2 लाख 2.5 लाख जितना रुपए देकर जाएं, और उनका नाम यहाँ से खारिज होगा। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये, और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।